Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance Education and Learning. My name is Iftikhar Ali, and in this paper we are going to discuss about one new topic of statistics 2, and topic is association and chi-square. कुछ चाई स्केयर भी बोलते हैं, कुछ ची स्केयर भी बोलते हैं, कुछ की स्केयर भी बोलते हैं. सो जस्ट नेम इट वट एवर यू वॉन्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटिस्टिक्स 2 के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं कि हम कैसे इसकी तैयारी करें. क्या प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर लें या मुख्तलिफ इस नौइयत के क्वेश्चंस. तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टडी एरियाज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस करें कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटिस्टिक्स 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50% 40 to 50% का जो पेपर है वो 3 टॉपिक्स में से बनता है. फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये 40 से 50% का पेपर आपका इन 3 टॉपिक्स में से आएगा. लीस्ट आप ये समझ लें कि 40% तो आना ही आना. यानी कि अगर आप इन 3 टॉपिक्स के ऊपर अपनी तवज्जो फोकस करते हैं और सिर्फ रटा नहीं बल्कि क्वेश्चंस को समझ के कि किस जगह के ऊपर हम कौन सा फार्मूला अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हम अप्लाई करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम इसको समझते हैं. हमारा स्टडी करने का मेथड जो है वो ठीक नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. उसके बाद आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जी उसके अंदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है और उसके बाद आपका जो टॉपिक है एसोसिएशन एंड ची स्क्वायर, इसका क्वेश्चन लाजमी आता है. एक्सटेंसिव में भी शॉर्ट में एक आध क्वेश्चन इसका आ जाता है और जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी एक या दो इसके पूछे जाते हैं. एक्सटेंसिव में इसका क्वेश्चन लाजमी आता है. और अब अगर इस चीज़ को मज़ीद एक्सपेंड करें कि हम कैसे तैयारी करें तो देखें, अब जैसे ये टॉपिक है एसोसिएशन ची स्क्वायर का, तो ये आपके लिए एनफ है. ये जितने पेपर्स इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा बहुत सारे पढ़े भी हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद मैं थोड़ी आपको स्पेसिफिक टू टॉपिक हो के आपको मैं बताता जाऊंगा. तो इसको आप फोकस करें, बड़ा इजीली आप इसका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्योंकि मुख्तलिफ पेपर्स के जिस वक्त आप क्वेश्चंस देखेंगे तो लाजमी बात है वहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन आएगी. तो उस वेरिएशन को जिस वक्त आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी. और अब वैसे भी टाइम भी थोड़ा है तो इसको हम डिस्कस करते हैं और ये नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर हम इनको मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे सैम्पलिंग के ऊपर. इसके अलावा 2 टॉपिक और हैं जो कि एक है एस्टिमेशन और दूसरा है हाइपोथेसिस. एस्टिमेशन तो तकरीबन उसके जितने भी 14 फार्मूलाज हैं वो ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं और जो हाइपोथेसिस है उसके कुछ आई थिंक 3-4 फार्मूलाज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, बाकी भी आपसे मैं करता हूँ. तो ये आपके ये याद रखें, आपका जो कंप्लीट पेपर है वो है प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ भी देते हैं नो प्रॉब्लम, आप आगे चलें सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस और उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक है. तो ये टॉपिक्स जो हैं ये मैं फुली कोशिश करूँगा कि आने वाले क्योंकि साइंसेस 2 के पेपर्स जो हैं वो पहले होंगे और पेपर लाजमी होंगे, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हम स्टैटिस्टिक्स 2 को ही देंगे और इसको जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे. सो इस वीडियो के एंड तक
आप इसको देखें और इसको समझें, और जो भी डेली क्वेश्चन डिस्कस किया जाए जिस पेपर का, उसको खुद प्रैक्टिस करें। और ये अगर आप करते गए साथ साथ, तो ये आप एट द एंड आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। एंड के ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बहुत मुश्किल समझा जाता है भी मुश्किल, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत आसान है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर के अंदर अगली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं 2 2 3 3 पेपर्स के लूँगा। इसके अंदर 207 का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते चलें कि एसोसिएशन है क्या। नाम से ज़ाहिर है एसोसिएशन, जिसके अंदर आप टू वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक, जो उनकी रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप ऑफ टू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स is called association. The analysis of two attributes or qualitative variables is called association, and the method to assess this association is called chi-square. तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो हम आगे चलते हैं जी, देखते हैं इसका पहला जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 400 स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिफेक्ट एंड स्पीच डिफेक्ट, अल्फा इक्वल्स टू 0.05. Data is given here, and do the data suggest any association between physical and speech defect? So one thing is clear here, that they are asking about qualitative association, not quantitative association, as you are seeing here, physical and speech defect. तो ये क्वालिटेटिव है नेचर के अंदर। तो डाटा जो लिया गया है वो 400 स्टूडेंट्स का लिया गया है, और ये आपको टेबल गिवन होता है आमतौर पे, बल्कि ऑब्वियसली गिवन होगा पेपर के अंदर। S1 इज़ कंसिडर्ड एज स्पीच डिफेक्ट नंबर 1, S2 is considered as speech defect number 2, S3 is speech defect number 3, and similarly physical defect number 1 is denoted here with P1, P2 is physical defect number 2, and P3 is physical defect number 3. Out of these 400 students, 48 students are those in which speech defect number 1 and physical defect number 1 is present. Out of 400 students, there are 44 students in which speech defect number 1 and physical defect number 2 is present. Out of 400 students, there are 68 students in which speech defect number 1 and physical defect number 3 is present, and so on. अब आप समझ सकते हैं कि ये सारा डाटा क्या लिखा हुआ है, और हमने ये देखना है कि क्या ये जो फिजिकल डिफेक्ट है और ये जो स्पीच डिफेक्ट है, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं। सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखें कि ये जो chi-square है, ये एक मानों में बहुत आसान है। वो आसान क्या है कि इसके स्टेप्स चेंज नहीं होते। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन you do the same process which we are going to follow in this question. So just इन steps को याद करें और ये इस क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला स्टेप है वो है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। और टेस्टिंग द हाइपोथेसिस के अंदर हम दो तरह के हम लेते हैं। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम हर क्वेश्चन में, इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वी विल कंसिडर दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको मैं कर देता हूँ।
In null hypothesis, we will consider that there is no association between speech and physical defect. And in alternative hypothesis, we will consider that there is relationship between speech and physical defect. So now this should be okay. So first step is testing the hypothesis. First one is null hypothesis, in which we can say that there is no association between speech defect and physical defect. And second one is alternative hypothesis, in which we consider that there is association between there is association between these two attributes or qualitative variables. Null hypothesis is also denoted by H naught or Hn, you can say, and alternative hypothesis is also denoted by Ha. So this is the first step. Second step is to take the level of significance which is given in the question. So as you are seeing here, that level of significance alpha is 0.05. So you just simply write down this level of significance. That is step number 2. Step number 3 is to write down the formula of chi-square. Formula of chi-square, and that is the symbol of chi-square. Formula of chi-square is sum of FO minus FE whole square divided by FE. That is the step number 3. Step number 4, to find chi-square, first calculate expected frequencies. As we are seeing that in the whole formula, only two calculations are required to calculate this whole chi-square. One is FO and one is FE. FO stands for observed frequencies and FE stands for expected frequencies. FO, all these values are considered as FO. ये तमाम values आपके लिए FO हैं. 48, 42, 30, 44, 28, 48, 68, 50, 42, all these values are FO. और ये total इसमें include नहीं होगा. This total will not be included in the calculation. The next step is to calculate the expected frequencies. So how can we calculate the expected frequency? एक चीज़ लाजमी तौर पे आप याद रखें कि पेपर में जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, तो अगर तो टोटल गिवन है कॉलम्स का और रोज का, देन इट्स ओके. इफ टोटल ऑफ रोज एंड कॉलम्स is not given, then you must calculate that total, because this total is going to be used in the calculation of expected frequency. As you are seeing here that in this question total is not given for rows and columns, so we just calculated this total here because we are going to use this total in the calculation. So observed frequency 48. What should be the expected frequency for this observed frequency? So always remember one formula and the problem is solved. One is row total and other is column total, and third one is subtotal. For example, I am going to calculate the expected frequency for this 48. So what is the row total in which this 48 is present? That is 160. And what is the column total in which this 48 is present? That is 120. And what is the subtotal? Subtotal is the total of all the column totals, or you can say all the rows total is called subtotal.
So the formula is row total multiplied by column total, or you can say column total multiplied by row total divided by subtotal. So for 48 of that frequency, expected frequency should be equals to 160 multiplied by 120 divided by 400, as you are seeing here, and the result is 48. Next we go to the 44. What is the row total? 160. What is the column total? 120 divided by 400, 48. What is the expected frequency for 68? Row total 160, column total 160 divided by 400 equals to 64. निचली लाइन में आ जाएं 42 के लिए, रो टोटल 120, कॉलम टोटल 120, सब टोटल 400, and the result is 36. For 28, row total 120, column total 120, sub total 400, 36. For 50, row total 120, column total 160, and sub total 400, 48. And in this way, the next expected frequencies. So these are observed frequencies and these are all expected frequencies. Now problem is solved. So we just write down expected frequencies here 48, 44, 68. अच्छा यहाँ पे एक और बात कि if you are taking these values in rows, as you are seeing here 48, 44, 68, 48, 44, 68, I am taking in the rows. So expected frequencies should be taken as rows 48, 48, 64, 48, 48, 64. So इस बात का ख्याल रखना 48, 42, 28, 50, 42, 28, 50, expected frequencies 36, 36, 48, 36, 36, 48. Next 30, 48, 42, 30, 48, 42, and 36, 36, 48, 36, 36, 48. After that, just subtract these values and take the sum. In the next step, take the square of FO minus FE, and after that, just divide each square deviation of FO minus FE with the respective FE. So 0 divided by 48 equals to 0.000, 16 divided by 48 equals to 0.333, 16 divided by 64 equals to 0.250, and so on. And take the sum. Sum is 9.194. So calculation of chi-square. Now we come to the step number 6. And that is the critical region. For critical region, we need three different things. One is degree of freedom. Degree of freedom, because we will extract, or we are going to extract the tabulated value of chi-square from the table. So for table, as you are seeing here, here is the column of degree of freedom, or you can say V. So degree of freedom is always equals to, in chi-square, is equals to row minus 1 multiplied by column minus 1. So in this question, as you are seeing that there are 3 rows S1, S2, S3 and 3 columns P1, P2, P3 not included, total are not included in rows and columns. So 3 minus 1 multiplied by 3 minus 1 equals to 4. And what is the level of significance? Alpha is equals to 0.05, which is given in the question. By default it is 0.05. So these two things are 0.05, that is alpha, and 4 degree of freedom. Now we go to the table, and 4 degree of freedom under 0.05, the value is 9.488. So your tabulated value is 9.488.
if your calculated value of chi square is less than 9.488 or equals to 9.488, then you are in acceptance region. But if your calculated value of chi square is greater than 9.488, then you are in critical region. So there are two different options. One is that your value falls in acceptance region, and another condition that your value falls in critical region. If your calculated value falls in acceptance region, you should accept null hypothesis. And if your calculated value of chi square falls in critical region, you should reject null hypothesis. So what is null hypothesis? In null hypothesis, there is no association between these two attributes, speech defect and physical defect. And in alternative hypothesis, there is association between speech defect and physical defect. So as your calculated value is 9.194, which is less than 9.488, you can say that your calculated chi square value falls in acceptance region because it is less than the tabulated value of 9.488. So you should accept null hypothesis H naught, and you can say that there is no association between speech defect and physical defect. So that is the calculation of chi square. इस मेथड के ऊपर आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात एक समझ आएगी कि इसके कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर हमें एक्सपर्टीज चाहिए, और उसके बाद तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी एक सिंगल मेथड के अंदर ये सॉल्व होते हैं. नाउ वी कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शंस, और इस पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन. तो एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटी. In statistics, attribute is a characteristic of an object, person, thing, etc. Attributes are all closely related to variables. A variable is a logical set of attributes. Variables can vary, for example, be high or low. Values may be high or low. But attribute, for example, if I say that color of flower, yellow, white, red, there are no numeric numbers which I am going to associate. I cannot say that color is 2, color is 3, color is 4, but I can say that color is red, white, blue. So in statistics, attribute is a characteristic of an object, person or thing, etc. Whereas a variable is a logical set of attribute. Variable can vary, for example, be high or low. For example, income है, saving, consumption, उसको हम हाई लो कंसिडर कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे है जी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन. सिंपल इज दैट इफ वन वेरिएबल हैज पॉजिटिव रिलेशन with another variable, and what is the positive relation? If one variable increases, other also increases. If one decreases, other also decreases. Then this type of association is called positive association. And what is the negative association? Negative association means if one variable increases, other decreases, or we can say that one decreases, other increases. So that is called negative association. Part 3, multiple choice question. Only one MCQ is asked and it is very important. ये नीचे एक नोट भी मैंने दे दिया है. सो ये मुख्तलिफ पेपर्स में ये चेंज करके भी आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखें कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड बी
is equals to a multiply by b divided by n, तो आप कहेंगे कि दो एट्रीब्यूट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. If the product of AB is equals to A multiplied by B divided by N, then A and B are said to be independent. Independent means that there is no association between these two attributes, A and B. So yes, it is true that A and B are said to be independent because these both are equal. And here I gave three different conditions which may be asked in the multiple choice questions of association and chi-square. If AB is equals to A multiplied by B divided by N, the association, there is no association, we can say that it shows the independency. But if AB is less than A multiplied by B divided by N, it shows negative association. And if A multiplied by B, AB is greater than AB divided by N, it shows positive association. एक चौथी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एन, so you can say that these are dependent, not independent. So these are four conditions. Three are written here and one I discussed with you, that one is equal, one is less than, one is greater than, and one is not equal. If equal, the result is independent. If not equal, the result is dependent. If less than, the association should be negative, and if greater than, the association should be positive. So this was the topic of association and chi-square of paper 27, and in coming videos I will discuss a little bit fast pace. In each paper I will discuss maybe 2 or 3 paper questions of association and chi-square. So till then, stay safe, take care of yourself and other persons around you. Thank you.